वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडक्शन मशीन गाइस। आज के इस लेक्चर में हम रोटर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रोटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पे? रोटर में। रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ इंडक्शन मशीन? तो फॉर एनी वाइंडिंग, किसी भी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है वो हम ट्रांसफार्मर में हमने जो पढ़ा था, जो डिराइव किया था, सेम वही फॉर्मूला होता है, दैट इज 4.44 एफ फाइव एन। राइट, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम एक वाइंडिंग फैक्टर और ऐड कर देते हैं। वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। बट यहाँ पे वो अभी बात की बात है। अभी ये जान लीजिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो है 4.44 एफ फाइव एन के डब्ल्यू, जहाँ पे एफ है फ्रीक्वेंसी, फाइव है फ्लक्स, एन है नंबर ऑफ टर्न्स। करेक्ट, यहाँ पे हम टर्न्स लेके चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर रोटर वी नो दैट, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है अभी हमने ये निकाला है किसी भी वाइंडिंग के लिए, एक्स वाई जेड कोई भी वाइंडिंग के लिए ये फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। बट अगर हम रोटर की बात करें, फॉर रोटर लेट अस टेक इंड्यूस्ड ईएमएफ बी E2 4.44, frequency will be rotor frequency phi n and kW, and we know that, let us take it as equation number second. We know that, हम क्या जानते हैं? रोटर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को स्टेटर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। यहाँ पे एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सप्लाई हमने कहाँ दिया है? स्टेटर में दिया है। तो एफ इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी या स्टेटर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे दो कंडीशन लग जाती है, एक स्टैंड स्टिल की कंडीशन जब मोटर हमारी रुकी हुई है, और दूसरी लग जाती है रनिंग की कंडीशन, एट स्टैंड स्टिल, और दूसरी लग जाती है एट रनिंग। तो स्टैंड स्टिल में क्या होता है कि जो स्लिप है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और रनिंग में स्लिप की कोई वैल्यू होती है, तो s इज नॉट इक्वल टू 1, s की कोई वैल्यू होगी। तो जब s की वैल्यू 1 हो जाती है तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, क्योंकि इस फॉर्मूले में s की वैल्यू 1 रखेंगे आप। बट यहाँ पे हमें रोटर फ्रीक्वेंसी हमेशा स्लिप टाइम से सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में होगी। सही है, चलिए। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमने देख लिया, एट स्टैंड स्टिल from equation second, E2 is equal to 4.44 FR, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 5 N KW। एट स्टैंड स्टिल यानी कि जब हमारी मोटर रुकी हुई है, स्लिप क्या होती है? 1। तो स्लिप की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.44 F5N वाइंडिंग फैक्टर KW। इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमने निकाल लिया जब मोटर रुकी हुई है, बट एट रनिंग कंडीशन। बट एट रनिंग कंडीशन, जब हमारी मोटर वर्क कर रही है, रोटेट कर रहा है रोटर हमारा, तो E2 इज इक्वल टू 4.44। अब स्लिप की वैल्यू 1 नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी SF 5N KW। सो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से स्लिप कॉमन ले लीजिए, क्या बच रहा है आपको? 4.44। अब रनिंग कंडीशन, स्टैंड स्टिल की कंडीशन का जो ईएमएफ था उसे हमने अगर E2 लिया है, तो रनिंग कंडीशन के ईएमएफ को थोड़ा सा डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो E2 डैश ले लेते हैं। E2 डैश इज इक्वल टू, स्लिप बाहर निकाल लीजिए, 4.44, यहाँ पे आ जाएगा F5N KW। सही है।
अब इक्वेशन थर्ड से देखिए ये वाला टर्म क्या कहला रहा है, ये वाला टर्म है E2 के बराबर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से हम इन्हें बोल दिया कि ये E2 है, तो E2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लिप टाइम्स ऑफ E2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। मतलब जो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो स्लिप टाइम्स होगा स्टैंड स्टिल ईएमएफ के। तो नोट लिख लीजिएगा एक, अंडर रनिंग कंडीशन अंडर रनिंग कंडीशन the induced EMF is slip times of the EMF at standstill condition। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। ये तो था रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका एनालिसिस। अब हम देखते हैं रोटर इम्पीडेंस का एनालिसिस। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा रोटर इम्पीडेंस। रोटर इम्पीडेंस, तो रोटर का जो इम्पीडेंस है हम उसे कैसे लिख सकते हैं, रोटर के इम्पीडेंस को हम R2 से Z2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा R2 प्लस JX2। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो Z2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा X2 को क्या लिखा जा सकता है, X2 को हम लिख सकते हैं 2 पाई FR यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी L2, क्योंकि X क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, 2 पाई FL। बट वी नो दैट बट हमें यह भी पता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी इज स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड, जो नीचे वाला है उसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई SF L2। x2 इज इक्वल टू s कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, 2 पाई F L2। अब यहाँ पे आ जाइएगा, एट रनिंग कंडीशन जब हमारी मोटर क्या कर रही है, रन कर रही है। चलिए एट स्टार्टिंग कंडीशन लिख लेते हैं, या एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, जब हमारी मोटर रुकी हुई है तो स्लिप क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। अगर स्लिप 1 है तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड f की वैल्यू हम fr की वैल्यू f से रिप्लेस कर देते हैं। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई f L2, राइट। ये तो था स्टैंड स्टिल की कंडीशन। अब हम देखते हैं एट रनिंग कंडीशन। ये सारे क्वेश्चन काम आएंगे क्वेश्चन लगाने में। जब हमारी मोटर रन कर रही है तो स्लिप की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो रनिंग स्टैंड स्टिल का जो रिएक्टेंस है वो अगर x2 लिया था हमने, तो रनिंग कंडीशन का रिएक्टेंस x2 डैश ले लेते हैं। तो x2 डैश, अब ध्यान से देखिए ये वाला टर्म किसके बराबर है, x2 के बराबर, x2 फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ।
तो x2 डैश क्या हो गया, स्लिप टाइम्स ऑफ x2, मतलब रोटर रिएक्टेंस इन रनिंग कंडीशन इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। सही है, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम इंपिडेंस की बात करते हैं। इंपिडेंस एट रनिंग कंडीशन, Z2, हमने ऊपर जो इंपिडेंस लिया था वो Z1 Z2 लिया था, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं Z2 डैश। Z2 डैश क्या हो जाएगा, R2 प्लस J टाइम्स ऑफ SX2, क्योंकि रनिंग कंडीशन में जो रिएक्टेंस है वो स्लिप टाइम्स हो जाता है, तो हमने रिएक्टेंस को स्लिप टाइम्स कर दिया। अब रेजिस्टेंस अनचेंज रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, और यहाँ पे चेंज क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी s टाइम्स है रोटर की, तो स्पीड के साथ s चेंज हो रहा है, तो s चेंज होने की वजह से कौन चेंज हो रहा है, x2। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी रेजिस्टेंस हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेजिस्टेंस हमारा वैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम Z2 डैश की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा, मॉड R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। तो इसे आपको याद रखना है, रोटर इम्पिडेंस इन रनिंग कंडीशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रोटर करंट। रोटर करंट का एनालिसिस पे चलते हैं। तो देखिए, एट स्टैंड स्टिल, जब हमारा रोटर रुका हुआ है तो स्लिप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो रोटर करंट क्या हो जाएगा, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। सो करंट इज इक्वल टू EMF E2 डिवाइडेड बाई Z2। तो E2 इम्पीडेंस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, Z2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पहले क्या था, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। यह है करंट एट स्टैंड स्टिल। करंट एट स्टैंड स्टिल, क्योंकि स्टैंड स्टिल पे स्लिप हो जाती है 1। अब स्लिप कैसे 1 हो जाती है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्लिप क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS। स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब रोटर रुका हुआ है तो रोटर स्पीड क्या हो जाएगा, 0, तो NS अपॉन NS ये आ गया 1। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप की वैल्यू 1 हो जाती है। अब रनिंग कंडीशन की बात कर लेते हैं। एट रनिंग कंडीशन, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। नाउ वी कैन मॉडिफाई दिस इक्वेशन ऑल्सो। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, नीचे से आप S कॉमन ले लीजिए, स्लिप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे भी तो S आ जाएगा, EMF भी तो स्लिप टाइम्स हो रहा था, याद करिए। नीचे से स्लिप कॉमन ले लीजिए, आपका जो S की वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे से जब हम कॉमन लेके आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा E2 डिवाइडेड बाई R2 बाई S का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। इसको ले लेते हैं हम, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन X। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया रोटर करंट का।
एक्सप्रेशन फॉर रोटर करंट, ये हमें मिला है रनिंग कंडीशन पे, तभी तो स्लिप की कोई ना कोई वैल्यू होगी, नहीं तो स्लिप क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा था, प्राइमरी की फ्रीक्वेंसी और सेकेंडरी की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर थी। तो वहां पे हम क्या कर पा रहे थे, प्राइमरी से सेकेंडरी में या सेकेंडरी से प्राइमरी में रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस को ट्रांसफर कर पा रहे थे। बट यहाँ पे आप देख रहे हो रोटर की फ्रीक्वेंसी SF है और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी F है, मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बराबर नहीं है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है तो आप रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस को एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, इंड्यूस्ड EMF E2 जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट था, रिएक्टेंस X2 जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट था, हमने उसको क्या कर दिया, स्लिप से मुक्त कर दिया। स्लिप कॉमन ले लिया तो स्लिप किसके साथ आ गया, रेजिस्टेंस R2 के साथ, और रेजिस्टेंस R2 तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता। तो हम यहाँ पे करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, दोनों स्टेटर और रोटर की फ्रीक्वेंसी को सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम रेजिस्टेंस को या रिएक्टेंस को एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग तक ट्रांसफर कर सकें। इसीलिए हमने इस इक्वेशन में मॉडिफाई किया है। ध्यान रखिएगा ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे आपको याद रखना है। चलिए, इम्पीडेंस एंगल ऑफ रोटर, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, इम्पीडेंस एंगल ऑफ रोटर। θ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x2 अपॉन R2। तो x2 अपॉन R2 क्या है, R2 बाई S। तो θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x2 by R2. This is called the impedance angle of rotor. Impedance angle of rotor. So how to draw the rotor circuit? अगर हमसे बोल दिया जाए कि अभी तक जो भी एनालिसिस हमने किया है उस पे बेस्ड आपको रोटर का सर्किट बनाना है, सो सर्किट ऑफ रोटर, सर्किट ऑफ रोटर। ये है EMF E2, क्योंकि अब E2 को हमने स्लिप से फ्री कर दिया था। याद करिए जो स्लिप है वो किसके साथ आ गया था, अरे भाई देखिए ना, यहाँ पे जो स्लिप है वो रेजिस्टेंस के साथ आ गया था। अब EMF E2 और रिएक्टेंस X2 स्लिप से फ्री है, स्लिप इसके साथ नहीं आएगा, हमने मॉडिफिकेशन कर दिया था। तो ये X2 आ जाएगा यहाँ पे, ये करंट आएगा I2। अब रेजिस्टेंस के साथ आ चुका है स्लिप, और रेजिस्टेंस को हम शो करेंगे एज अ वेरिएबल। व्हाई रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, व्हाई रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, रेजिस्टेंस वेरिएबल इसलिए है क्योंकि द होल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्लिप, एंड स्लिप इज वेरिएबल because slip depends on speed. राइट, स्पीड बढ़ती है तो स्लिप कम होती है, स्पीड कम होती है तो स्लिप बढ़ती है। दैट्स व्हाई वी हैव रिप्रेजेंटेड अवर रोटर सर्किट लाइक दिस। नेक्स्ट जो टर्म देखते हैं हम रोटर पावर का, तो हेडिंग डाल लीजिएगा पावर। पावर, पावर क्या होता है, पावर होता है E2 I2 cos phi 2, यानी कि EMF ऑफ रोटर, करंट थ्रू रोटर मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। सो P इज इक्वल टू E2 मल्टीप्लाइड बाय करंट इज इक्वल टू, करंट का जो फॉर्मूला है हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं नीचे, E2 अपॉन
R2 बाई एस स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर क्या होता है हम जानते हैं पावर फैक्टर होता है R बाई जेड रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस का रेशियो होता है पावर फैक्टर और हमने ऊपर रोटर का सर्किट कैसे बनाया था कुछ इस तरह से ये है E2 ये है X2 ये था R2 बाई एस और R2 बाई एस को हमने वेरिएबल शो किया था ये क्या है रोटर सर्किट सही है तो यहां से आप पावर फैक्टर की वैल्यू लिख सकते हो पावर फैक्टर क्या होता है रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस तो रेजिस्टेंस रोटर सर्किट का हमने किससे शो किया हुआ है R2 बाई एस तो R2 बाई एस अपॉन इम्पीडेंस इम्पीडेंस क्या हो जाएगा R2 बाई एस का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर बिकॉज Z2 क्या होता है अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अब रेजिस्टेंस यहाँ पे ध्यान रखिएगा गलती मत करिएगा R2 बाई एस है तो यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी E2 स्क्वायर R2 बाई एस डिवाइडेड बाई R2 बाई एस का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर दिस इज नथिंग बट पावर इंजेक्टेड टू रोटर सर्किट पावर ये क्या हो जाएगा ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है पावर का इसे बोला जाता है पावर इंजेक्टेड टू रोटर सर्किट रोटर सर्किट में हम कितना पावर इंजेक्ट कर रहे हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से या इसे एयर गैप पावर भी बोला जाता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PAG से एयर गैप पावर राइट अब ध्यान दीजिएगा अब हम इस एक्सप्रेशन को ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमारा बॉक्स में बंद है इसको हम बोल सकते हैं ये है एयर गैप पावर तो PAG इज इक्वल टू E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 बाई एस स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डॉट R2 बाई एस क्लियर तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे इस टर्म को ध्यान से देखिए क्या ये हम इसे I2 का स्क्वायर बोल सकते हैं I2 का स्क्वायर हम इसे बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं R2 बाई एस का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बिकॉज I2 की वैल्यू क्या होती है E2 डिवाइडेड बाई R2 बाई एस का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अगर हम I2 का स्क्वायर कर दें तो ये टर्म मिल जाएगा तो एयर गैप पावर कितनी हो जाएगी हमारी I2 स्क्वायर R डिवाइडेड बाई स्लिप ये क्या कहलाता है कॉपर लॉस रोटर कॉपर लॉस या इसे PCU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो एयर गैप पावर क्या होता है एयर गैप पावर इज नथिंग बट रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय स्लिप रोटर कॉपर लॉस को अगर हम स्लिप से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगी एयर गैप पावर करेक्ट चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एयर गैप पावर को हमने क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा। एयर गैप पावर को हमने लिखा था I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई S। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, I2 स्क्वायर R2 प्लस I2 स्क्वायर R2 1/S माइनस 1। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो एयर गैप पावर को हम दो टर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से पहला टर्म कहलाता है कॉपर लॉस, दूसरा टर्म क्या कहलाता है, डेवलप्ड मैकेनिकल पावर। डेवलप्ड मैकेनिकल पावर। तो यहां से एक और फॉर्मूला हमें मिल गया, एयर गैप पावर दो लॉस का मिलके बना हुआ है, कॉपर लॉस प्लस डेवलप्ड मैकेनिकल पावर। इस फॉर्मूले को भी हमें याद रखना है। तो इस डेवलप्ड मैकेनिकल पावर को लेके चलते हैं। पी डेवलप्ड, या इसे मैकेनिकल पावर भी बोल सकते हैं, पी मैकेनिकल। पी मैकेनिकल हमारा क्या आया था, I2 स्क्वायर R2 1/S माइनस 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, I2 स्क्वायर R2 1-S डिवाइडेड बाई S। अब ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म क्या है, इसे हम बोलते हैं क्या, एयर गैप पावर। तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू एयर गैप पावर 1 - स्लिप। एक और फॉर्मूला आपको मिल गया जो कि मैकेनिकल पावर और एयर गैप पावर में रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट है शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर हमें कैसे मिलेगा, तो जितना भी मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है उसमें से रोटेशनल लॉस को अगर हम माइनस कर दें, रोटेशनल लॉस में कौन कौन से लॉस आ जाते हैं, फ्रिक्शन और विंडेज। तो मैकेनिकल पावर में से रोटेशनल लॉस अगर हमने माइनस कर दिया तो हमें मिल जाएगा शाफ्ट पावर। डेवलप्ड टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डेवलप्ड टॉर्क, टी डेवलप्ड पी डेवलप्ड इज इक्वल टू ओमेगा। ये क्या है, ओमेगा आर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रोटर की, रोटर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो डेवलप्ड पावर क्या होता है, या डेवलप्ड पावर ही मैकेनिकल पावर होता है। तो 1 - स्लिप इंटू एयर गैप पावर। ध्यान दीजिए, एयर गैप पावर मल्टीप्लाइड बाई 1 - स्लिप। मैकेनिकल पावर ही डेवलप्ड पावर है, डिवाइडेड बाई रोटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम जानते हैं NR इज इक्वल टू क्या होता है, NS 1 - S। तो ओमेगा आर क्या हो जाएगा, ओमेगा S 1 - S, ये कैंसिल आउट हो गया। तो डेवलप्ड टॉर्क कितना मिल गया हमें, एयर गैप पावर डिवाइडेड बाई ओमेगा S। तो इसे आपको याद रखना है, डेवलप्ड पावर यानी कि मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। तो इन सब फॉर्मूले को याद रखिए। कल इक्विवेलेंट सर्किट, नेक्स्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट सर्किट बना के हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पे बेस्ड। सो थैंक यू वेरी मच।